देखो, शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं होने वाली। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उसने एक पूरे मुल्क को पूरे 34 साल तक अंधेरे में झोंके रखा। जिसे वो ढूंढ रहे थे वो अंधेरे से आता और उन्हें उठाकर अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाता। पंद्रह सितंबर 1986 साउथ कोरिया का एक छोटा सा शहर वासियोंग पुलिस को एक चावलों के खेत में एक लाश मिली जो कि एक औरत की थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और साफ साफ दिख रहा था कि ये एक मर्डर है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस केस को नॉर्मल किसी रोबरी के चलते किया जाने वाला कत्ल समझा। मतलब मर्डर का पैटर्न देख के लग रहा था कि रोबरी के चक्कर में साले चोर से मर्डर हो गया, लेकिन उनकी ये सोच सबसे बड़ी भूल या कह लो सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि आने वाले दिनों ने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे साउथ कोरिया के लोगों की नींदें हराम कर दी। क्योंकि ये कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं बल्कि एक ऐसे खौफ के अंधेरे की शुरुआत थी जिसने रात की उस ठंडी हवा में आग सी लगा दी। जिस केस को वो पुलिस वाले नॉर्मल मर्डर केस समझ रहे थे वो एक ऐसे सीरियल किलर का पहला विक्टिम था जिसे वो आने वाले 34 सालों तक ढूंढते रहे, लेकिन उसे ढूंढना तो दूर उसका सुराग लगा पाना भी उनके लिए नामुमकिन साबित हुआ। हालांकि सीरियल किलर को पकड़ने के लिए साउथ कोरिया ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया। देखो, ये बात मैं बस ऐसे हवा में नहीं बोल रहा। रिकॉर्ड्स की माने तो इन 34 सालों में 3 मिलियन के करीब ऑफिसर्स इस केस में इन्वॉल्व हुए। 20,000 लोगों को सस्पेक्ट समझकर इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मानो जैसे उस किलर को हवा ने निगल लिया हो या वो पोर्टल खोलकर उस साइड निकल गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी साउथ कोरिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर ली चुन जे की। देखो, इस वीडियो को नॉर्मल समझकर स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपका दिमाग हिला के रख देंगे। फिर ना कहना समझ नहीं आई। 15 सितंबर 1986 को जो बॉडी वहां मिली उसे देख लोगों को लगा कि शायद ये कोई रोबरी है जिसमें उस औरत की जान चलेगी, क्योंकि वो एक 71 इयर्स ओल्ड वुमेन थी। पुलिस को भी कुछ ज्यादा सस्पिशियस नहीं लगा। वजह उस 71 साल की बूढ़ी औरत का मर्डर गला घुटने की वजह से हुआ था। केस चला, इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन फिर 3 हफ्ते बाद एक और डेड बॉडी मिली। पुलिस अब पूरी तरह कंफ्यूज होने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो बस शुरुआत थी। किलर तो बस अपना गेम टेस्ट कर रहा था। अब की बार विक्टिम अलग, टाइम अलग, लोकेशन अलग, जैसे किलर कोई पैटर्न बना रहा था जिसे बस वही समझ सकता था। लेकिन कुछ रुको यार, अब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें थी जो पहले मर्डर से थोड़ी डिफरेंट थी। इस बार विक्टिम को बहुत ब्रूटैलिटी से किल किया गया। इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि किलर का हंट करने का पैटर्न वही था। विक्टिम एक वुमेन, रात का टाइम, सुनसान जगह, हाथ पांव बंधे हुए, लेकिन अब की बार उसने एक यंग औरत का शिकार किया। इस मर्डर में डिफरेंट चीज ये थी कि पहले किलर ने हाथ बांधकर पूरा कंट्रोल लिया, फिर उसने विक्टिम को एक्चुअली असोल्ट किया। पुलिस इसलिए पूरी तरह कंफ्यूज थी कि मे बी ये किसी मल्टीपल किलर्स का काम है। एक ही मंथ में 2 मर्डर और वो भी कुछ सेम ही पैटर्न में। वासियों के लोगों में पूरी तरह खौफ का माहौल छा गया। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया, घरों में ताले डबल, स्कूल बंद, वुमेन्स का अलोन ट्रैवल करने पर पाबंदी। पुलिस अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। सैकड़ों ऑफिसर्स इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हुए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और डेड बॉडी मिली। किलर बहुत शातिर था, वो मर्डर स्पॉट पर कभी भी कोई क्लू, कोई एविडेंस कभी नहीं छोड़ता था। प्रॉपर ग्लव्स यूज करता, एक खास किस्म की रबड़ ग्रिप वाले शूज पहनता जो कोई भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ते थे। अपनी कोई भी पर्सनल चीज भूलकर भी मर्डर स्पॉट पे नहीं छोड़ता। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट करता था तो डीएनए तो मिला होगा। देखो, ठंड रखो, इसका जवाब तुम्हें आगे वीडियो में मिल जाएगा। वो हमेशा उन औरतों को अपना शिकार बनाता जो रात देर से किसी सुनसान जगह से गुजरती थी, जिनकी फैमिलीज कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकती थी। अब पुलिस का दिमाग खराब होने लगा। किलर एक के बाद एक मर्डर करता गया। पुलिस ने नोटिस किया कि किलर हर एक मर्डर के बाद एक
एक नई स्ट्रेटेजी यूज करता है। कभी वो अम्ब्रेला यूज करता, हालांकि बारिश भी नहीं होती थी, और कभी वो रेड हैट और कभी रेड शर्ट में नजर आता। कभी उसने रेनकोट पहना होता एंड कभी वो बस स्टैंड पे नजर आता, लेकिन एक शैडो, एक पर्दे के पीछे, ताकि कोई सीसीटीवी कैमरा उसका फेस ना कैप्चर कर पाए। हर मर्डर के बाद पुलिस को एक नई आइडेंटिटी के साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर आता। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये एक ही आदमी है या फिर कोई गैंग जो मर्डर पे मर्डर किए जा रही है। पुलिस को बॉडीज अक्सर राइस फील्ड में, कभी किसी पाइप में और कभी तो शहर के किनारे फेंकी हुई मिलती। ये बॉडीज डिस्पोजल मेथड किलर का सिग्नेचर था, जैसे कोई डार्क मैसेज छोड़ रहा हो, कैच मी इफ यू कैन। पुलिस पर प्रेशर इनसेन लेवल था। गवर्नमेंट ने कहा जो कोई भी किलर को पकड़ेगा उसका प्रमोशन गारंटीड। इस प्रेशर ने पुलिस को और भी अंधा कर दिया। साउथ कोरिया ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। 3 मिलियन ऑफिसर्स असाइन हुए, 20,000 से ज्यादा सस्पेक्ट्स इंटेरोगेट किए, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया, जगह जगह चेक पोस्टेज लगाई गई, स्नीपिंग डॉग छोड़े गए, वासियों का चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन फिर भी कुछ तो था जो किलर को हर बार एस्केप करवा देता, मानो किलर हवा में ही कहीं गायब हो जाता। 1989 फाइनली पुलिस ने एक बंदा पकड़ा, एक यंग स्टूडेंट। पुलिस ने खूब उस पर टॉर्चर किया एंड उसने कन्फेशन कर लिया कि हाँ वही कातिल था। फिर क्या था, उसे जेल भेज दिया गया एंड 1986 से 1990 के बीच वासियों शहर में टोटल 14 मर्डर हो चुके थे। शहर अब एक तरह से गोस्ट टाउन बन चुका था। अब लोगों को लगा कि फाइनली किलर पकड़ा गया। वासियों शहर के लोगों ने अब सुकून की सांस ली, लेकिन ये सुकून की सांस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। 1991 पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जो कि एक यंग टीनेज लड़की की थी। पुलिस एक बार फिर से हिल गई। मर्डर का पैटर्न तो काफी हद तक सेम ही था, लेकिन मर्डर का सिग्नेचर पूरी तरह डिफरेंट था। पहले के केसेस में पहले विक्टिम को कहीं सुनसान जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पे ले जाया जाता, फिर उसे मारा जाता। लेकिन इस बार बहुत ही आसान स्पॉट पर शहर के बीचों बीच मर्डर किया गया, और इस बार जो क्लू मिले वो फोरेंसिक एविडेंस के लिहाज से काफी वाजिया थे। पुलिस को लगा कि शायद कोई नया किलर है जो पहले वाले के सिग्नेचर कॉपी करके हमें बेवकूफ बना रहा है। खैर इन्वेस्टिगेशन चलती रही और कुछ भी हाथ नहीं आया। डिटेक्टिव्स ने थक हार कर केस क्लोज किया, फाइलें बंद और एविडेंस बॉक्स शेल्फ पे धूल खाने लगा। टाइम गुजरता गया, सालों के साल बीत गए, लेकिन फिर एक दिन 2019 में जो इस केस की कोर लेवल फोरेंसिक टीम थी, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक बार फिर से ओल्ड एविडेंसेस को टेस्ट किया जाए। टेस्ट हुए एंड फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। उन एविडेंसेस में एक डीएनए सैंपल ऐसा मिला जिसने फोरेंसिक टीम के दिमाग में ब्लास्ट सा कर दिया। एक शौक का ब्लास्ट। पुलिस भी शॉक्ड, मीडिया भी शॉक्ड। वो सब के सब दंग रह गए, क्योंकि ये डीएनए सैंपल उस सीरियल किलर का था जिसने आज से 30 साल पहले पूरे साउथ कोरिया में दहशत फैला रखी थी। और ये स्पर्म सैंपल उन्हें मल्टीपल टाइम मल्टीपल मर्डर स्पॉट से मिला था। पर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी सैंपल उस यंग स्टूडेंट के डीएनए से सही से मेल नहीं खा रहा था, जिसे पुलिस ने 30 साल पहले सीरियल किलर समझकर अंदर किया। अब तुम सोचोगे कि भाई ये चल क्या रहा है, तो देखो यही आता है इस पूरे केस का सबसे वियर्ड ट्विस्ट। देखो 30 साल पहले जिसे पुलिस ने सीरियल किलर समझकर जेल भेजा था, वो कोई एक्चुअल किलर नहीं था। ये तो बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट योन सेयोंग यू था जिसे पुलिस ने सस्पेक्ट समझकर उठा लिया, और फिर इससे दिन रात पूछताछ चलती रही और साथ में काफी तगड़ा टॉर्चर भी किया जाता रहा। योन सेयोंग यू ज़हनी तौर पर एक कमजोर और काफी दबे हुए मिजाज का इंसान था। पुलिस ने इस पर टॉर्चर इस हद तक किया कि उसने जबरदस्ती मान लिया कि हाँ वो कातिल है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये गलत टाइम पर गलत जगह पर पहुंच गया। डिटेक्टिव्स दाना डाल रहे थे और भाई साहब हत्ते चढ़ गए। जब पुलिस ने इसे अरेस्ट कर जेल में डाल दिया, उस वक्त भी असली सीरियल किलर बाहर खुल्लम खुल्ला घूम रहा था। और 1991 में भी उस यंग लड़की का मर्डर इसी ने किया था। यार इस केस की स्टडी करते करते ना मेरा खुद का दिमाग खराब हो चुका है। खैर पुलिस, मीडिया और सभी लोग शॉक्ड इसलिए थे क्योंकि जब इस डीएनए को डेटाबेस में चेक किया गया तो ये एक प्रिजनर से मेल खा गया। सोचो वो कौन था? चलो मैं ही बता देता हूँ। ये था वो असली प्लस सीरियल किलर ली चुन जे। लेकिन ये जेल में क्या कर रहा था? तो देखो ली चुन जे ने 1991 के बाद 3 साल तक कोई मर्डर नहीं किया, पर 1994 को उसने अपनी एक सिस्टर ऑफ लॉ मतलब अपनी एक साली को राह चलते मार दिया, और इस केस को पुलिस ने सक्सेसफुली सोल्व कर लिया, जिसके बाद इसे लाइफ टाइम जेल हुई। एक मर्डर और लाइफ टाइम जेल, तो देखो
साले ने किया इतनी ब्रूटैलिटी से था। और उधर दूसरी तरफ बेचारे युन स्योंग यू की साले पुलिस वालों की वजह से जिंदगी खराब हो चुकी थी, लेकिन ये 2009 में 20 साल की जेल काट कर बाहर आ गया। पर क्यों? क्योंकि डिटेक्टिव्स की डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पर सिर्फ 8वें मर्डर का इल्जाम प्रूव हो पाया था और इसे सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं कि तभी डीएनए मैच क्यों नहीं किया गया। तो देखो 19 के टाइम फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस साइंस फिक्शन लेवल पर थी। प्रैक्टिकल लेवल पर डीएनए एविडेंस 1990 के बाद आना शुरू हुआ, लेकिन तब सैंपल को स्टोर जरूर करके रख लिया जाता था। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेशन रूम में जो उस दिन हुआ। नोबॉडी एक्सपेक्टेड। ली चुन जे ने क्लेमली बोला कि हाँ 14 मर्डर्स जो आपके रिकॉर्ड्स में हैं वो मैंने ही किए थे एंड एक और मर्डर भी किया जिसका किसी को भी नहीं पता। उसने ये भी बताया कि उस वक्त इसने 30+ वुमेन्स का किया एंड मल्टीपल वुमेन्स पर अटेम्प्ट किया। उससे जब पूछा गया कि आखिर वो ये सब क्यों करता था तो वो बोला मुझे वुमेन से हेट्रेड नफरत थी, मुझे घिन आती थी। जब भी मैं बोर होता तो किसी को मार देता। पुलिस बहुत डम्ब बेवकूफ थी, मैं हर बार इन्हें बहुत इजीली चकमा देकर निकल जाता। ये सब बोलते वक्त वो जरा भी इमोशनल नहीं हुआ। उसे इतना सब कुछ करने के बाद बिल्कुल जीरो गिल्ट था, फुल्ली साइकोपाथ। एक और वियर्ड ट्विस्ट देखो, ये साबित होने के बाद कि वो ही असली सीरियल किलर है, उसे कभी कोई सजा नहीं हुई। हो रहा है ना दिमाग खराब। देखो कोरिया में ओल्ड केसेस के लिए एक स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन थी जिसके अकॉर्डिंग 15 साल बाद कोई भी केस लीगली बंद हो जाता है, चाहे वो जैसा भी केस हो। इसीलिए वास्युंग मर्डर्स के लिए इसे कभी कोई सजा नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इस इंसिडेंट ने साउथ कोरिया को चेंज कर दिया। लॉज बदले गए, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस रिमूव हुई, पुलिस का ट्रेनिंग सिस्टम अपग्रेड किया गया और एक इनोसेंट इंसान को 20 साल बाद जस्टिस मिला एंड ली चुन जे ऑलरेडी लाइफ टाइम सेंटेंस काट रहा है। लेकिन वो आज भी जेल में बैठा एक लिविंग गोस्ट है जिसने एक पूरे शहर की नींदें हराम कर दी थी। और इसी के साथ देखो डार्क ट्रुथ्स को समझना इजी नहीं, लेकिन उन्हें इग्नोर कर देना और भी खतरनाक है। बाय।